हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इनसाइट। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये समझेंगे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वह किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, क्या कंडीशंस थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो लेट्स बिगिन। Although agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation. As you all know that before the advent of British rule, ब्रिटिशर्स का रूल शुरू होने से पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी। कंट्री की मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज्ड थी, लेकिन स्टिल उस समय में भी हमें कुछ ऐसी इंडियन इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलती थी जो कि कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया करती थी, और ये जो प्रोडक्ट्स होते थे ये वर्ल्ड वाइड मार्केट को एंजॉय करते थे क्योंकि इनमें जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज होता था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज होता था। उसी के साथ साथ यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप थी। इट मीन्स जो पर्सन्स इसकी मेकिंग में, इसको बनाने में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते थे वो हाईली स्किल्ड होते थे। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एंड जैसा कि हमको ये चीज़ भी पता है कि इंडिया अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। सो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेगनेंट रहा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वो ग्रो नहीं कर पाता, वो डेवलप नहीं कर पाता हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। उसी तरीके से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वह भी ग्रो नहीं कर पाता ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, डेवलप नहीं हो पाता। द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो पुअर कंडीशंस थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल उसको इन कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया गया है, जिसको हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम वो पॉइंट्स का डिस्कस कर देते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट मीन्स जीडीपी, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिनको हम अच्छी तरीके से समझेंगे, जिनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको हम डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी कहते हैं। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि नई इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको डिस्ट्रॉयड कर देना, उनको एक। सो यही कुछ हुआ था हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। British government systematically destroyed the Indian handicraft industries and no modern industrial base was allowed to come up. It means British government के दौरान जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारी जितनी भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको सिस्टमैटिकली उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया, धीरे धीरे करके उनको डिस्ट्रॉयड करते हुए चले गए, और कोई भी जो न्यू इंडस्ट्रीज थी उसको आना अलाउ नहीं किया गया कि वो यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हो और वो प्रोडक्शन प्रोसेस करें। अब मेन मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का इस पूरे एक्शन को करने के पीछे? इट मीन्स ब्रिटिशर्स ने जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया, जो नई इंडस्ट्रीज थी उनको आना अलाउ नहीं किया। सो इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे के मेन 2 रीजंस थे जिसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू-फोल्ड. Let's understand. First, to get raw materials from India at cheap rates to be used by upcoming modern industries in Britain. जैसा कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में समझा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फार्मर्स को हाई प्राइसेस दिए जिससे कि वो अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करें, वो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें। कैश क्रॉप्स जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, इस तरीके की क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें। हमारे फार्मर्स ने किया, लेकिन वो जो रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस किया जा रहा था उसको हमारी इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज नहीं किया गया, उसको यूज किया गया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के द्वारा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इन रॉ मटेरियल्स को खरीदा करते थे, इंडिया से इंपोर्ट करते थे, इंडिया रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया करता था, ठीक। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इन रॉ मटेरियल्स को बहुत ही कम दामों पर हमसे खरीदा करते थे। नेक्स्ट,
टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। फिर वो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया करते थे, उनकी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज होती थी वो इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती थी फिनिश गुड में, और फिर उन फिनिश गुड्स को ये इंडियन मार्केट में आकर सेल किया करते थे हायर प्राइसेस पर। सो बेसिकली इन्हीं दो रीजंस के कारण ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। अब जो मेन रीजन है फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का जो डिक्लाइन हुआ है उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इस पॉलिसी को हम अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि ये पॉलिसी पूछी जाती है हमारे एग्जाम्स में। सो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बेसिकली 3 पॉइंट्स में आप समझोगे। देयर वॉज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले क्या होता था? ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता था। इट मीन्स जब इंडिया रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करता था तो उस पर किसी भी तरीके के टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे। देयर वॉज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। सेकेंड थिंग कि जब हम कोई भी फाइनल गुड्स को ब्रिटिशर्स से इम्पोर्ट करते थे तो उस पर किसी भी तरीके के टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे। बट हैवी ड्यूटीज वॉज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। लेकिन जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनके द्वारा अगर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाता था और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे। सो आप देख सकते हो कि ये जो पॉलिसी थी वो कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी, जिसमें अगर हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करेंगे तो हम पे किसी तरीके के टैक्सेस नहीं, जो रॉ मटेरियल जो कि हम ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट करते थे, अगर हम इम्पोर्ट करें फिनिश गुड्स को तो उस पर भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है। बट अगर हम अपने जो हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो फिर उन पे ब्रिटिशर्स हैवी टैक्सेस इम्पोज किया करते थे। एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट्स वर फुल ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन विच वर लो प्राइस। अब बेसिकली इसके चलते हुआ क्या? इसके चलते हुआ ये कि जो इंडियन मार्केट्स थे वो पूरी तरीके से ऐसे फिनिश गुड्स से भर गए जो कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे, जो कि ब्रिटेन से आए थे, और इनको बहुत लो प्राइसेस पे बेचा जाता था। अब लो प्राइसेस कैसे? अभी अभी तो हमने बोला कि ये हायर प्राइसेस पे सेल किया करते थे। देखो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनके द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे वो थोड़े महंगे होते थे एज कम्पेयर टू जो ब्रिटिशर्स में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे जो कि मशीन के माध्यम से प्रोड्यूस किए जाते थे, तो फिर वो थोड़े सस्ते होते थे। सो इसीलिए हमने यहाँ पर लो प्राइस बोला है। इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बोथ इन डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इन एक्सपोर्ट मार्केट। तो इसी के चलते जो हमारे हैंडीक्राफ्ट, जो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट थी उसका डिक्लाइन होने लगा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कैसे कि जो हमारे गुड्स थे, जो हमारा पूरा इंडियन मार्केट्स था वो पूरी तरीके से किससे भर चुका था? जो फिनिश गुड्स जो कि ब्रिटेन से आते थे, और हम जब एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को तो फिर उस पर हैवी ड्यूटीज इम्पोज की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड ये चीज डिस्करेज करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी जब उनका डिक्लाइन होता है तो उसके चलते जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वह बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड होती है। किस तरीके से? इन 2 पॉइंट्स में वो हम समझेंगे। फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहले हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। The decline of Indian handicraft industries resulted in unemployment on a mass scale। जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी जब उनका डिक्लाइन होता है, जब वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉयड कर दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमको कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलती है। This displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood। अब एज यू ऑल नो डैट कि उस समय हमारा सर्विस सेक्टर तो इतना मजबूत नहीं था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो एग्जिस्ट जो करता था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। सो देयरफॉर जो डिस्प्लेस्ड आर्टिसंस थे, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स थे, जो कि पहले एम्प्लॉयड थे इंडस्ट्रीज के अंदर, अब उनको डिपेंड होना पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर एज द ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि वो सिर्फ एक ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बचा था। दिस इंक्रीज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन विलेजेस एंड ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। इसके चलते जो विलेजेस थी
उनके अंदर पॉपुलेशन का एक तरीके से बहुत ज़्यादा बर्डन इंक्रीज कर जाता है। बहुत ज़्यादा जो पर्सन्स ऑफ पीपल्स है वो विलेजेस के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट के चलते, क्योंकि उनको लगा था कि शायद अगर एग्रीकल्चर में चले जाएंगे तो वहाँ पर हम एम्प्लॉयड हो जाएंगे, हमें कुछ वर्क मिल जाएगा, वो हमारे एक ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। एंड इसके चलते जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है। Second, import of finished good. The Indian made goods could not withstand the foreign competition of machine made cheap goods. It resulted in the new demand in Indian consumer market, which was not fulfilled through locally made goods. Rather, this demand was profitably met by increasing imports of manufactured goods from Britain. अब बेसिकली हमारे जो इंडियन मेड्स गुड्स थे, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के द्वारा जो गुड्स बनाए जाते थे, वो मशीन मेड्स जो गुड्स जो कि ब्रिटेन से आते थे, जिनको हम इम्पोर्ट करते थे, वो हमारे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इट मीन्स जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे किसके साथ? मशीन मेड्स गुड्स के साथ। इवन दो जो हमारा इंडियन मार्केट था उसके अंदर कंटिन्यूसली जो डिमांड थी किसकी? फिनिश गुड्स जो कि ब्रिटेन से आते थे, उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। तो हमें अपना जो इम्पोर्ट था वो बढ़ाना पड़ता है, हमें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो फिनिश गुड्स थे वो ब्रिटेन से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच can produce machines, tools which are in turn used for producing articles for current consumption. It means capital good industry वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करती है, जो कि ऐसे टूल्स जो कि मशीन्स को प्रोड्यूस करती हैं जिनका फर्दर यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, जो कि फर्दर जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करती है, उनको हम कहते हैं क्या? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। नाउ during the British rule, there was hardly any capital good industries to promote further industrialization in India. ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के दौरान हमें मुश्किल से ही कोई एक आध कैपिटल गुड इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके की जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी वो उन्होंने इंडिया के अंदर स्टैब्लिश नहीं की। ब्रिटिश रूल डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड रहे, ठीक कैपिटल गुड्स के लिए, हैवी इक्विपमेंट्स के लिए वो हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहे, वो कभी भी इंडिपेंडेंट ना हो। इसीलिए उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके की कैपिटल गुड इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर स्टैब्लिश नहीं किया, इवन दो वो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना ही नहीं चाहते थे। ये इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनको भी डिस्ट्रॉयड करना स्टार्ट कर दिया। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इवन दो एज यू ऑल नो डेट कि 2% से कम की थी हमारी जीडीपी, उसके अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो और भी ज़्यादा कम था। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और जीवीए बेसिकली हम ग्रॉस वैल्यू एडिड को कहते हैं, ये एक अनदर नेम है जीडीपी का, रिमेन वेरी स्मॉल। सो वही पॉइंट है कि जो हमारे एक तरीके से जो हमारी जीडीपी थी वो 2% से भी कम की थी, और इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो और भी ज़्यादा कम था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर था, अब उस समय पब्लिक सेक्टर कौन थी? ऑफकोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेड रोल है। ठीक, ये भी एक पॉइंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारी पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। The limited area of operation of public sector was also a significant reason for the drawback of industrial sector. जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतनी बुरी स्टेट में था, इतनी बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा था, उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं जो हमारे पब्लिक सेक्टर का जो एक लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन था, जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो सिर्फ किन चीज़ों पर ध्यान देता था? पावर जनरेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर। उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर कि इसके ऊपर कुछ थोड़ा स्पेंड किया जाए, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको थोड़ा प्रमोट किया जाए। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। जो पब्लिक सेक्टर थी वो जो गवर्नमेंट वो तो कभी चाहते ही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो उन्होंने कभी भी इंडस्ट्रीज के ऊपर कभी भी स्पेंड नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन है जिसके चलते हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इसकी उतनी ज़्यादा पुअर कंडीशन थी। द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। जो पब्लिक सेक्टर थी वो सिर्फ
रेलवेज तक, पोर्ट्स तक, पावर जनरेशन तक, कम्युनिकेशन तक, सिर्फ यहीं तक सीमित रही। सिर्फ वो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट किया करती थी, जो अपना रिसोर्सेस होते थे, पैसा वगैरह, उसको इन्वेस्ट करती थी। वो कभी भी उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट, अब एक जो पॉइंट है जिसके ऊपर एमसीक्यू आता है कि टिस्को कब स्टैब्लिश हुई थी, तो टिस्को 1907 में जमशेदपुर के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, बिहार में। तो अब हम अगले लेक्चर में फॉरेन ट्रेड के बारे में समझेंगे। थैंक यू।